कितनी बार ऐसा हुआ है कि बरसात में जब हम रोड पर जा रहे होते हैं और वहां पर एक ऑयल की ड्रॉप पड़ी होती है और उसको देखकर उसमें कलर्स जब दिख रहे होते हैं तो अपन ये सोचते हैं यार ये कलर्स क्यों दिख रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्शन है, ये हो क्या रहा है। बबल अपन को दिखता है, बबल के ऊपर अपन को कई बार कलर्स दिखाई दे रहे होते हैं, अला कलर्स, पर ये कलर्स आए कहां से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना की तरफ, जहां पर होगा सुपरपोजिशन, जहां पर मिलेंगी वेव्स और दिखाएंगी आपको कलर्स, या फिर कहीं इंटेंसिटी ज्यादा कहीं इंटेंसिटी कम। बढ़ते हैं इंटरफेरेंस की तरफ। जैसे हर चीज की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ जरूरत होती है, वैसे ही अगर इंटरफेरेंस, आप ये सोचो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स आएंगी, इंटरफेरेंस होगा, बिल्कुल होगा। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। कहीं पर बड़ा एम्पलीट्यूड, कहीं पर कम दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, मगर वो समय के साथ बदलता रहेगा। क्या पता हम देख भी ना पाए। जैसे कि मेरे घर में जो लाइट आ रही है इस समय अपन सबके यहां 50 हर्ट्ज की आ रही है। एसी को आप सब जानते हो, एक पूरे साइकिल में 2 बार 0 होता है। मतलब जो मेरे पास यहां पर एक ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट 1 सेकंड में 100 टाइम्स बंद हो रही है और चालू हो रही है, मगर मैं तो देख ही नहीं पा रहा इसको। क्यों नहीं देख पा रहा? परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। इसी तरह से मैं इंटरफेरेंस को देखना चाहता हूं, फील करना चाहता हूं कि कहीं ब्राइट है तो कहीं डार्क है, वो बना रहे। उसके लिए आपको ऐसे सोर्सेस चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और जिनका फेज डिफरेंस, मतलब बताया था ना 0 2 पाई कहीं एंगल से जो स्टार्ट हो रहा है, वो फेज डिफरेंस या तो 0 हो या फिर कांस्टेंट हो। और इस टाइप के सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। सो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? Coherent sources are those sources which have same frequency and constant or zero phase difference. एक्स्ट्रा के लिए मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा है यहां पर एम्पलीट्यूड मैंने इसीलिए लिख रखा है क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर नियरली सेम होगा तो आपको ब्राइट और डार्क बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो ब्राइट और डार्क इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्यों? जैसे सपोज करो एक का एम्पलीट्यूड है 1000, दूसरे का है 1, तो जब मैक्सिमम बनेगा तो 1000 + 1 और जब मिनिमम बनेगा तो 1000 - 1। डिफरेंस ही समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों। तो डिफरेंस अगर तुम्हें समझना है तो उसके लिए उनका एम्पलीट्यूड लगभग सेम हो और इक्वल हो जाए तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाने वाला पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास अब आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ था, मैंने कहा भाई सब लोग पैसे लेके आने वाले हैं घर से। अच्छा ठीक है भाई पैसे ले आओ। मैं पैसे लेकर आया 500, मेरा दोस्त लेकर आया 400, मेरा दूसरा दोस्त लेकर आया 300। हम सबके पास मिलाकर हो गया है 1200 रुपीज। मैंने कहा अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ। अपन ने कहा एक काम करते हैं यार, 800 मेरे हैं, 200 तुम्हारे, 200 तुम्हारे। हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, रहा सम 1200। मेरे पास 800 है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 200 है, या 800 + 400 दूसरे को दे दिया और एक से बोल दिया तुम 0 हो। रहा सम 1200, मगर हम लोगों ने आपस में उस मनी का ट्रांसफर कर लिया। वैसे ही जब वेव्स आती हैं और किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो टोटल तो सेम रहेगी, मगर उसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कहीं पर एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाती है, डार्क इंटरफेरेंस, डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, डार्क फ्रिंज बन जाती है। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है इसे ही हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो ये है आपके सामने डेफिनेशन। सो what is interference? Basically the phenomena of redistribution of energy due to superposition of waves is called interference. So interference is very easy to understand definition. जब 2 वेव्स एक पॉइंट पर आएंगी, सुपरपोजिशन होगा, उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं इंटरफेरेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है, ठीक है, और मैं इसको कैसे रख पाऊंगा, सस्टेन कैसे कर पाऊंगा, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स क्या है अपने पास मैं बता चुका हूं, इसीलिए अब बाबा जी होने वाले हैं छोटे। सो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, जब हमारे पास फेज डिफरेंस, तुम बोल रहे हो इस समय, मैं नहीं बोलने वाला, मैं बता चुका हूं ये। जब हमारे पास इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस होगा कितना, जब हमारे पास फेज डिफरेंस होगा 2n पाई
इवन मल्टीपल ऑफ पाई या पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा, उस समय इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम। जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जरूर जाकर देख लो। यह कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बढ़ा दिया तुमने कुछ। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव की तो मेरा फेज डिफरेंस हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जो मेरा पाथ डिफरेंस है। मैंने कहा था पाथ डिफरेंस के लिए फेज में पाई की जगह लैम्डा बाई 2 रख देना, पाथ मतलब वेवलेंथ के टर्म्स में। सो 2n-1 लैम्डा बाई 2, इस समय इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, एम्पलीट्यूड हो जाएगा मिनिमम, तो ये मेरे पास कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैंने तुमसे कहा था मुझे देखना है इंटरफेरेंस को, फील करना है। फील करना है मतलब कि जैसा है वो वहीं पे ब्राइट है तो अपनी जगह पे ब्राइट बना रहा है, डार्क है तो वो अपनी जगह पे डार्क बना रहा है, उसे कहते हैं सस्टेन्ड। जैसे मैं अगर सपोज करो टॉपर हूं क्लास का, भगवान ने एक ही बार बनाया था 12th क्लास में, उसके पहले कोशिश बहुत करी, बन नहीं पाया, बट जब बना तो बहुत लंबे मार्जिन से बना था। खैर आसपास कोई भी नहीं था, 8-10% तक, बट हो जाता है। 12th में हुआ था, उसके बाद कभी प्राइड के साथ चल नहीं पाया कि मैं क्लास का टॉपर हूं, क्योंकि स्कूल से ही बाहर फेंक दिया भगवान ने। अरे बना दिया तुम्हें, मगर अब तुम निकल लो, चलो यहां से, है ना। खैर सो अगर अपन देखें तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होंगी, तो जो कोहेरेंट में लिखा है ना वही लिखना है। कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो या कांस्टेंट हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इमिट करना चाहिए, नहीं तो पल्स आई दिखा ब्राइट डार्क, उसके बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। और दोनों सोर्सेस पास में रखे होने चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। ये आपके पास 4 कंडीशंस है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की। मैं चाहता तो एक पूरा लेक्चर इसी पे बना दूं, ऐसे क्वेश्चंस बनाऊं कि घुमा घुमा के वही आंसर तुम्हें देने हैं। जैसे व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, वही आंसर है। सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज ही तो चाहिए, वही कहानी इसमें भी लिख दो। वो तुमसे बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों चाहिए, तो भाई अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स आएंगी तो उस पॉइंट पर ब्राइट और डार्क सस्टेन नहीं रह पाएगा, इसीलिए मुझे चाहिए, इसके बाद इसीलिए मुझे चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज। तो ये सारी बातें वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं, घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, आंसर यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। तो ये मेरे पास थी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन एक दिमाग वाले इंसान के मॉडल की तरफ, उनके एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिनका नाम है यंग और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस 99.99% बनते हैं, चाहे आप किसी भी ईयर में हो। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो यंग साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, देखो दो सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं बन सकते। दो सोर्सेस कोहेरेंट क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि देखो एक्चुअली में सोर्सेस लाइट इमिट कब करते हैं, जब वो हायर स्टेज से इलेक्ट्रॉन वापस आता है। अब अगर आपके पास दो अलग अलग सोर्सेस हैं तो वो तो n नंबर ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स से मिलकर बने होंगे, और जब उनमें इलेक्ट्रॉन, तुम्हारी एक क्लास में तुम 20, 30, 40 बच्चे होते हो, क्या कभी एक सुर में किसी चीज को हां करते हो, क्या नहीं करते। तो भाई वैसे ही दो सोर्सेज हैं, एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएंगे तो सबके सब सेम फेज में सेम वेवलेंथ इमिट नहीं करेंगे, इसीलिए दो सोर्सेज कभी भी अलग अलग कोहेरेंट नहीं बन सकते। तो आपको एक को ही डिवाइड करना है। अब मान लो कि ये एक स्लिट है, अब इस स्लिट में आपके पास दो ओपनिंग्स हैं, अब एक ओपनिंग यहां पर है, एक ओपनिंग यहां पर है। आपने यहां पर सोर्स रख दिया, मैंने यहां पे सोर्स रखा, तुम यहां से देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिख रहा है क्या एक सोर्स, नहीं, तुम्हारे लिए तो दो जगह से लाइट आ रही है। तो तुम्हारे लिए ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये किसकी तरह काम करने वाले हैं, ये सोर्सेस की तरह काम करने वाले हैं। और यंग ने यही दिमाग लगाया, यंग साहब ने कहा कि ये मेरे पास एक सोर्स है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, लाइंस भी बना सकते थे आप, रे भी बना सकते हो, वेव फ्रंट बनाओ ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारे पास एक स्लिट और है, एक सेक्शन और है जिसमें दो स्लिट हैं, दो ओपनिंग्स हैं, एक S1 है और दूसरा S2 है। ये S1 और S2 जो ओपनिंग्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d, जो कि अपन बहुत कम लेते हैं। अब ये दोनों से अपने वेव फ्रंट निकलेंगे, अपन यहां रेस बना रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए, नहीं तो निकलेंगे वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट जब आगे जाएंगे इस पॉइंट P पर, S1 P से और S2 P से, ये सुपर इंपोज होंगे। सुपर इंपोज होने पर अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा बन गया तो ब्राइट, और 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 बन गया तो डार्क वहां पर अपने पास बन जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया कि ये समझ नहीं आ रहा बाबा जी ये कैसे जुड़ने वाले, तो चलो तुम्हें दिखाई देता हूं। तो ये मेरे पास एक उसका एक्चुअल व्यू है, ये मेरे पास एक सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है मेरे पास S2, और S1 और S2 जो हैं
इन दोनों सोर्सेस से निकल रहे हैं वेव फ्रंट्स, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, और ये सुपर इंपोज हो रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। अब आप यहां पर गौर से देखो, ये वाला जो जोन है यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, देखो कंटिन्यूअसली पल्सेस आ रही है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। उसके बाजू में देखो एक डार्क है, उसके बाद फिर ब्राइट हो गया, मतलब बढ़ गया एम्पलीट्यूड, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट है, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट है, फिर डार्क हो गया। पाथ डिफरेंस बदलता जा रहा है, और ये एक्चुअल पिक्चर है इंटरफेरेंस की। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अब बात समझ में आ गई है। चलो वापस उस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक सोर्स था, इस सोर्स से ये मेरे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। S1 से रे जा रही है या वेव फ्रंट जा रहे हैं, S2 से जा रहे हैं P पर, और ये सुपर इंपोज हो रहे हैं। दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D, और सेंटर से लेकर पॉइंट P तक जहां पर ब्राइट या डार्क बन रहा है उसकी डिस्टेंस है मेरे पास क्या, कैपिटल Y या स्मॉल y। सो y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू द पॉइंट जहां पर या तो ब्राइट बनेगा या डार्क। अब मैंने एक वर्ड यूज किया फ्रिंज। फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज मतलब बाउंड्रीज। जैसे अपन को ब्राइट दिखा, उसके बाद एक लाइन के बाद फिर डार्क दिखेगा, फिर एक लाइन के बाद ब्राइट दिखेगा, तो ये जो ब्राइट वाली बाउंड्री है ये एक फ्रिंज है, इसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। जो डार्क वाली बाउंड्री है वो अपन को कहलाएगी एक फ्रिंज, जिसे अपन बोलेंगे डार्क फ्रिंज। ठीक है, सो अगर अपन देखें यहां पर तो एक्चुअली में आपको जो डिस्टेंस दी हुई है वो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से। अब सेंटर से कितनी डिस्टेंस दे रखी है? y। हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ओ सेंटर O से लेके M1 वाली ये D/2 है, और O से लेके M2 तक की डिस्टेंस भी D/2 है। मतलब मैंने दो पार्ट में वो जो सोर्स S1 और S2 थे उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करी और वो डिस्टेंस D/2 हो गई। ऐसा क्यों हुआ ये तुम्हें समझ में आएगा बूटी जोन में। तो चलिए चलते हैं बूटी जोन। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। अब बूटी जोन में आपके पास क्या है? आपके पास है फाइंड टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स ढूंढो। यहां पर अगर तुम गौर से देखो और मैं तुम्हें दिखा दूं ना तो तुम समझ जाओगे कि मैं कौन से ट्राइंगल बोल रहा हूं। एक ट्राइंगल ये है, देखो ऊपर दिख गया S1PM1, और दूसरा ट्राइंगल ये है S2PM2। मतलब आपको दो ट्राइंगल ढूंढने, उसके बाद आपको चाहिए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस चली हुई है उन दोनों का डिफरेंस। S2P से जा रहे हो, S1P से जा रहे हो, तो S2P माइनस S1P कर दोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस, और यही तो मुझे चाहिए। और ये पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा हुआ तो ब्राइट, 2n-1 λ/2 हुआ तो डार्क। तो भाई शुरू कर देते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो बूटी जोन अपन से ये कह रहा था कि दो ट्राइंगल्स ढूंढो, उसके बाद S2P माइनस S1P निकालो, और उसके बाद डेल्टा की वैल्यू n लैम्डा रख दोगे तो ब्राइट, 2n-1 λ/2 रख दोगे तो डार्क, और यहां खत्म हो गया आपका बूटी जोन। चलिए बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ, बनाते हैं इसको बहुत आसान। सो पाथ डिफरेंस हो गया S2P माइनस S1P। अब जैसे ही S2P माइनस S1P हुआ, मैंने आपसे कहा था, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा, मैंने आपसे कहा था मुझे दो ट्राइंगल्स चाहिए। तो ये ट्राइंगल है मेरे पास S1PM1। अगर इस ट्राइंगल में देखें S1P क्या है? हाइपोटेन्यूज है, और S1M1 क्या है? आपके पास बेस है, और M1P क्या है आपके पास? वो आपके पास परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से S1P² इज इक्वल टू S1M² प्लस M1P²। अगर मैं यहां पर देखूं इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है अपने पास? D। कौन सी वाली डिस्टेंस? S1M1। और ये कितनी डिस्टेंस है? M1P। सेंटर से मैंने बताया था आपको Y है, ये देखो सेंटर से ये डिस्टेंस थी Y, और ये M1 से लेके O तक की डिस्टेंस थी D/2। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई? Y माइनस D/2, वो रख दी मैंने यहां पर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल भी मैंने आपसे कहा था यहीं से मिलेगा, और दूसरा ट्राइंगल आप देखो गौर से, तो देखो ये क्या मिल रहा है आपको? S2PM2 दिख गया ट्राइंगल। अगर इसमें देखो तो हाइपोटेन्यूज क्या है? S2P। बेस क्या है? S2M2। परपेंडिकुलर क्या है? PM2। भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2M2² प्लस M2P²। S2M2 अगेन स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। M2P क्या है? Y प्लस D/2। गौर से देखो, सेंटर से डिस्टेंस थी Y, तुम फिर नीचे आए, कितना नीचे आए? D/2। तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपके पास
y प्लस डी बाई टू। तो जैसे ही इसमें रखोगे ये इक्वेशन आ जाएगी 3 आपके पास, s2p का स्क्वायर आ चुका है, s1p का स्क्वायर आ चुका है, दोनों को माइनस कर देंगे। आप सोच रहे हो स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मगर रूट लगा के चीजों को कॉम्प्लेक्स क्यों करें? s2p का स्क्वायर है, s1p का स्क्वायर है, दोनों को माइनस कर देते हैं, फिर दिमाग में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग जाएगा, लगा देंगे। देखो भाई अपन ने वही किया, इन दोनों को माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने माइनस किया s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, तो ये मेरे पास देखो यहां पे माइनस करना है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रैकेट हो जाएगा, ये आपके पास प्लस रहेगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस और ये डी स्क्वायर माइनस। तो ये आपके पास डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का है ये बीच में क्योंकि ये माइनस साइन था, ठीक है। इसके बाद अगर आप ओपन करोगे तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, डी बाई टू स्क्वायर से डी बाई टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम यहां पर रखेंगे तो गौर से देखो, ये 2 इंटू वाई डी, ये बन जाएगा मेरे पास y इंटू डी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। ये वाला मेरे पास 2y इंटू डी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा मेरे पास y इंटू डी। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, अपने पास डी बाई टू के स्क्वायर से डी बाई टू का स्क्वायर कैंसिल। तो ये पूरी चीज मेरे पास क्या बन रही है? ये बन रहा है वाई डी प्लस वाई डी यानी 2y डी। अब आते हैं अपन ऊपर वाली साइड पर, तो s2p माइनस s1p क्या हुआ? a माइनस बी, और दूसरा टर्म आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, s2p प्लस s1p। यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन आता है पिक्चर में, जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच की, वो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कुछ, और जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये लगभग लगभग फ्लैट होता चला जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन है। तो s2p और s1p लगभग लगभग d के बराबर हो गए, और अगर ये d के बराबर हो गए भाई, तो ये मेरे पास s1p और s2p का सम आ जाएगा 2d। तो ये चीज हो गई आपके पास 2d, ये चीज हो गई आपके पास डेल्टा। जैसे ही वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा इंटू 2d इज इक्वल टू 2y d। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा d बाय स्मॉल d। बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, भूल मत जाना, क्योंकि अब सब कुछ यहीं पे डिसाइड होने वाला है। y इज इक्वल टू डेल्टा d बाय स्मॉल d। d क्या है? स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से, स्मॉल d क्या है? दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस। अब अगर मैं आपसे कहूं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेंटर से बताओ ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर है, डार्क फ्रिंज कहां पर है, तो भाई सब कुछ डेल्टा पे डिपेंडेंट है। अगर आपके डेल्टा की वैल्यू आप रख दो एन लैम्डा ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा yn इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। और अगर हमें डार्क की बात करूं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई टू। कैपिटल डी और स्मॉल डी तो वैसे ही चलेंगे, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। अब ये तो आ गई मेरे पास पोजीशंस, बहुत जल्दी चल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लगना नहीं है अपन को टाइम। अब आता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज वर्ड एक नया है, फ्रिंज मतलब बाउंड्री। जैसे ब्राइट बन रहा है, ब्राइट के ऊपर फिर डार्क है, तो जहां से ब्राइट की बाउंड्री खत्म हुई, डार्क स्टार्ट हुआ और अगला ब्राइट स्टार्ट होने वाला है, इस बीच में जो जोन है वो डार्क का जोन है, उस जोन को अपन बोलते हैं फ्रिंज। डार्क वाले के लिए भी, ब्राइट वाले के लिए भी। तो अब मैं उसको कैसे निकालूं? तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सेकंड में चलने वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो सर 2 सेकंड में कितना चले, 1 सेकंड में कितना चले, उन दोनों को माइनस कर दो, सेकंड में चली हुई डिस्टेंस आएगी। वैसे ही मैं आपसे कहता हूं फ्रिंज की विड्थ क्या है, तो एक ऊपर वाली फ्रिंज को नीचे वाली फ्रिंज की पोजीशन से yn प्लस 1 माइनस yn माइनस कर देंगे, तो वो जो डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ आ जाएगी। ब्राइट वाले के लिए ब्राइट का फॉर्मूला, डार्क वाले के लिए डार्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ब्राइट फ्रिंज क्या आ जाएगा? yn प्लस 1, एक ऊपर वाली पोजीशन ब्राइट की को नीचे वाली पोजीशन से माइनस कर दो, उसकी विड्थ निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई उसकी विड्थ? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूं तो डार्क फ्रिंज कितनी आ जाएगी? yn प्लस 1 माइनस yn, फिर से वही, बट अब की बार डार्क वाले का फॉर्मूला यूज करना। जैसे ही डार्क वाले का फॉर्मूला यूज करोगे आंसर वही आएगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। बट यहां पर एक डाउट होगा तुम्हारे मन में, सर हमारे टीचर ने तो बोला था फ्रिंज विड्थ होती है yn माइनस yn माइनस 1,
हाँ बिल्कुल सही बोला था, मैंने तो यही बोला ना, एक आगे वाले को एक पीछे वाले से माइनस कर दो, वाई एन आगे वाला है, वाई एन प्लस वन एन माइनस वन पीछे वाला है, उससे भी आंसर आएगा, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है। तो फ्रिंज विड्थ डार्क और ब्राइट की दोनों की सेम होती है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब मुझसे आप पूछा जाता है एंगुलर पोजीशन, तो ये भी देखो एंगुलर पोजीशन क्या होती है। तो देखो भाई, ये सेंटर पॉइंट है दोनों स्लिट के बीच का, और अगर मेरे पास वहां पर बन रही है कोई फ्रिंज, तो ये जितने एंगल पर सेंटर से मुझे घूमना पड़ रहा है, ये बेस के साथ जो एंगल है, इस एंगल को अपन बोलते हैं उसकी एंगुलर पोजीशन। अगर nth वाला है तो n, और अगर फर्स्ट है तो θ1, 2 है तो θ2। बहुत सिंपल फॉर्मूला देने वाला हूं, सुन लो बस अभी। तो अगर आप ये ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर है y और बेस है d, आपको चाहिए थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y बाई डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर थीटा स्मॉल है क्योंकि d बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप इसको लिख दोगे y बाई डी, ठीक है। और अगर y देखें तो अपन y जानते हैं कितना होता है, डेल्टा d बाई डी, रटवाया था इसी वीडियो में, रख दो, कैपिटल D कैंसिल, पोजीशन एंगुलर पोजीशन क्या आ जाएगी आपके पास, कैपिटल डेल्टा बाय स्मॉल डी, डेल्टा बाय स्मॉल डी। और एक चीज और कहूं आप सबसे, जितने भी फॉर्मूले निकलेंगे एंगुलर के, अगर लीनियर से एंगुलर आना है तो आप बस डी गायब कर दो, कैपिटल डी को गायब कर दो। y का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी गायब, एंगुलर का बन गया, टेंशन ही खत्म अपनी। आगे आ जाओ, अगर मैं तुमसे बोलता ब्राइट के लिए, तो तुम ब्राइट के लिए डेल्टा की वैल्यू रख देते एन लैम्डा, डार्क के लिए अब तो रटा गया होगा तुमको, अंदर तक भर गया होगा। ब्राइट मतलब एन लैम्डा पाथ डिफरेंस, डार्क मतलब 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, उस फॉर्मूले में रख दो। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए तो एक आगे वाले को एक पीछे वाले से माइनस कर दो, जैसा हमने पहले किया था। आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय स्मॉल डी। जैसा पहले था, मैंने कहा था लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, डी गायब कर दो, सारे के सारे फॉर्मूले एंगुलर के बन जाएंगे। बाबा जी की तरफ से ये वीडियो इंटरफेरेंस पर था। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं इंटरफेरेंस के, जो हमें करने हैं आज ही, और हम आज ही करेंगे। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिन लोगों को डिटेल में और चीजें चाहिए, भाई किसी किसी को जरूरत ज्यादा होती है, यूट्यूब पर मिल रहा है, आपको और डिटेल में और सारी चीजें चाहिए तो 12th प्रो के कोर्स पर आ जाओ, जहां पर टेस्ट हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं बाबा जी के, ऑनलाइन टेस्ट हैं, ऑफलाइन टेस्ट हैं, इसके अलावा लैब मैनुअल्स हैं, इसके अलावा आपको अलग से एक ऑनलाइन सेशन मिल रहा है, काउंसलिंग सेशन, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, वर्कशीट्स मिल रही हैं, सैंपल पेपर मिल रहे हैं, और वो भी कंप्लीट पैकेज है कोर्स का टिल अप्रैल। इट इज नॉट मंथली, इट इज कंप्लीट पैकेज टिल अप्रैल। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।